कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकामी संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों का संधि प्रकरण अभी चल रहा है और उसके अंतर्गत हमने अच संधि समाप्त की है। आज हम अगली संधि पढ़ने जा रहे हैं, व्यंजन संधि या हल संधि। ठीक है, अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हल संधि यानी कि व्यंजन है ना। हयवरट वहां से सूत्र से लगा करके सर हल, वहां तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सब हल कहलाते हैं। उसके पहले अच्छी संधि हो गई, अ से लगा के च तक अच प्रत्याहार के वर्ण। यहाँ पे हयवरट से लगा करके हल तक के जितने भी वर्ण है वो सब व्यंजन होते हैं, तो इनकी संधि होती है। ठीक है, अब सामान्य रूप से अगर हम संधि की बात करें व्यंजन संधि की, तो क्या होता है कि व्यंजन के बाद में, व्यंजन वर्ण के बाद में यदि स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण मिलता है और उससे मिलने वाले वर्ण से जब विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको हम हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। ये नॉर्मल बात है। अच्छा, इसके बाद में इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि जहां पर जिस प्रकार से हम व्यंजनों को मिलाते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है कि व्यंजन जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ में और उनकी संधि इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा सूत्र आता है हल संधि के अंदर, वो सबसे पहला सूत्र है हमारा स्तोहो शुनाश्चुः। इन विभिन्न प्रकार के सूत्रों के आधार पर इस हल संधि को अलग अलग भागों में एक तरह से विभाजित कर दिया गया, कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि चुनाश्चू करा का तो इसको च्युतु संधि के नाम से जान लिया इसको। ठीक है, अब ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर ये सूत्र अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आने वाला जो आगे का वाला सूत्र होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं इसको समझाने के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्तोहो चुनाश्चु की। अब स्तोहो क्या है? स्तोहो का मतलब स और त वर्ग। ठीक है, स्तोहो स और त वर्ग, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्योंकि इसके स्थान पर, तो स और त वर्ग के स्थान पर चूहु। चूहु प्रथमा का प्रयोग श और च वर्ग। ठीक है, हो जाता है, कब होता है? चूना, ये तीसरा वर्ड। ठीक है, तीसरा ये तृतीय का प्रयोग है श और च वर्ग के साथ। ये सामान्य शब्दों का अर्थ है। इसके आधार पर जब हम अगर अर्थ देखते हैं तो ये सूत्र हमारा क्या कहता है कि यदि स और त वर्ग, इसके साथ में यदि श और च वर्ग का योग होता है, स और त वर्ग के साथ में यदि श और च वर्ग का योग होता है, तो इस स और त वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग हो जाता है। बिल्कुल सहज सहज नॉर्मल बात कही है इसमें इन्होंने, सहज स्वाभाविक रूप से कहा है इसमें कि समझने की सीधी सिंपल सी बात है कि यदि स्तो हो स और त वर्ग, ये दोनों ये वर्ण है, या तो चाहे वो स हो और या फिर वो त वर्ग हो। ठीक है, त वर्ग यानी कि त के अंदर आने वाले जितने भी पांचों वर्ण है, त थ द ध न, त वर्ग के अंदर, तो ये त वर्ग हो और उसके बाद में श या च वर्ग का कोई वर्ग हो। ठीक है, ऐसा कोई वर्ण आ रहा है तो इस स और त वर्ग के स्थान पर ये आ जाता है, श और च वर्ग हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी सहज की बात है। तो इसको सिंपल अर्थ के रूप में अगर हम इसको लिखें तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कह सकते हैं कि स एवं त वर्ग के साथ श तथा च वर्ग का योग होने पर स तथा त वर्ग के स्थान पर श तथा
च वर्ग होता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम देखें, इस के आधार पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर हमको, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने पूर्व पद और पर पद की कोई उल्लेख नहीं किया है ना, तो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ये इसका कहने का मतलब है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझे कि इस चीज के आधार पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो चार चीजें हमारे सामने उभर करके आ सकती है, जिसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या कही कि स और त वर्ग, ठीक है, ये है। और इसके बाद में यदि श और च वर्ग है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, श और च वर्ग। ठीक है, एक चीज तो ये होगा। दूसरा क्या, यानी कि यहीं पर आप लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं कि श और च वर्ग होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये, श और च वर्ग होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने इसमें कही कि कोई पूर्व पद पर पद नहीं दिया है, तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो स और त वर्ग, ठीक है, इसके आगे श या च वर्ग हो और इसके या फिर पर में हो श या च वर्ग, कहीं भी हो। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी अगर श या च वर्ग लगा हुआ है और इसके बाद में ये आ रहा है या इसके बाद में ये आ रहा है, या तो इसके बाद में ये आ रहा है या इसके पहले ये आ रहा है, जो भी आप समझे आप इसको आपस में अपने हिसाब से, यानी कि कहने का मतलब है कि स और त वर्ग आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर श और च वर्ग हो जाएगा। ये क्योंकि आगे जब उदाहरण पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को ये चीजें मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स और त वर्ग है और उसके पहले श या च वर्ग हो या बाद में श या च वर्ग हो, तो स और त वर्ग को श और च वर्ग आदेश हो जाता है। ये दूसरी बात इसके अंदर जो है वो आती है हमारी। अब हम इसके आगे तीसरी बात करते हैं कि तीसरा ये क्या कहता है, इसको मिटा देती हूँ ताकि थोड़ा सा लिखने में सुविधा हो जाएगी। तीसरी बात ये कह रहा है हमारी कि ये जरूरी नहीं है कि ये आदेश जो हो रहे हैं, ये आदेश क्रमशः ही हो, ये आवश्यक नहीं है। ये तीसरी बात, ठीक है, यानी कि ये जो आदेश है इसका मतलब क्रमशः होने का मतलब कि स है तो श ही होगा, त है तो च ही होगा, है ना, त थ द ध और न, है ना, ये है, और च छ ज झ और य। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आदेश ऐसे क्रमशः ही हो, इसके स्थान पर इसके स्थान पर इसके, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा आपको उदाहरण मिलेंगे कि स होगा और उसके बाद में च वर्ग का कोई शब्द आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि च वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है तो भी यहाँ पर इस स को श आदेश हो जाएगा, सकार को शकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप आगे उदाहरण पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा, ये चीज समझ में आएगी आपको। तो यहाँ पर इसलिए जरूरी नहीं है कि क्रमशः हो, कि आप क्रमशः रखें, लेकिन सामान्य रूप से क्रमशः इसलिए हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो त वर्ग का जो वर्ण दिया है वो कौन सा वर्ण दिया है उसके आधार पर हम च वर्ग का आदेश वहां पे करते हैं। और जब हम इसकी समानता देखते हैं कि किस समानता के आधार पर हम इसको कर सकते हैं, तो समानता के अंदर आपने देखा होगा कि हमने वर्णों का जब परिचय पढ़ा था तो वहां पर हमने वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े हैं। ठीक है, अब उच्चारण स्थान की जब हम बात करते हैं तो एक ही वर्ण कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के अंदर जैसे कंठ है हमारा, तालु है, मूर्धा है, दंत है, फिर ओष्ठ आता है ना, उसके बाद में कंठ तालु भी वर्ण है, कंठ ओष्ठ भी है, दंत ओष्ठ भी है, इस तरह से वर्णों का वो किया हुआ, विभाजन किया हुआ है। इसके बाद में आप देखिए कि प्रयत्नों के आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न में कितने आ गए, 5 प्रयत्न आए। कौन कौन से, स्पष्ट है, ईषद स्पष्ट है, ईषद विव्रत है, संव्रत है, ये आ जाता है। फिर बाह्य प्रयत्न हम देखें तो बाह्य प्रयत्न में विवार, संवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण,
उदात, अनुदात, स्वरित, है ना, इस प्रकार से। अब एक ही वर्ण जो होता है वो इसमें से कई प्रकार का हो सकता है। एक ही वर्ण अघोष अल्प प्राण भी हो सकता है, एक ही वर्ण अघोष महाप्राण भी हो सकता है, एक ही कंठ के साथ में वो ये भी, यानी कि अलग अलग तरह से उस वर्ण का जो है हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ है। तो किस उच्चारण स्थान के आधार पर या किस प्रयत्न के आधार पर किस वर्ण की कौन सी समानता है, उसके आधार पर हम ये करते हैं। ठीक है, ये देखने का तरीका है। बाकी तो इसलिए जनरली क्या होता है कि ये क्रमशः हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर ये त है ना, त है और ये नीचे च है, तो हम त के स्थान पर च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब ये तो है दंत त वाला और ये है तालु, है ना, ये तालव्य है, ये दंत है, इसके हिसाब से तो दोनों अलग अलग हो गए, समानता नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये एक तो अघोष है, बोलते समय में इसकी सांस जो है गूंजता नहीं है, च जो है वो भी अघोष है। ठीक है, उच्चारण स्थान से दंत और ये तो अलग अलग हुआ है, लेकिन ये अघोष है, ये दोनों ही चीजें ये कंफर्म हो गई। इसके बाद में ज्यादा हवा प्राण वायु बाहर नहीं निकलती, अल्प प्राण बहुत हल्की से बाहर निकलती है, तो ये भी अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों समान है। तो उस आधार पर त के स्थान पर च करते हैं, फिर ख के स्थान पर छ होता है, क्योंकि ये घोष है, अघोष महाप्राण है, ये अघोष महाप्राण है। तो इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से हम इसको देख करके और तय करते हैं कि कौन सा समान होता है और उसके आधार पर हम करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि क्रमशः ही हो। कई बार ऐसा होता है कि स्वरों की समानता को हम देखते हैं तो कुछ अलग भी उसको कर लेते हैं। फिर आता है कि एक चौथी बात इसके अंदर जो मूल आती है वो क्या आती है कि स को श करने के लिए या स को श होने के लिए केवल श का होना जरूरी नहीं है। स के बाद च वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तब भी स को श हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी बात ऐसी है कि स को श करने के लिए भाई कि स है तभी हम इसको श करेंगे, या श है तभी हम इसको स कर सकते हैं, या स को श तब करेंगे कि यहाँ पे श का कब करेंगे, आदेश कब करेंगे कि इसके पीछे श ही होना चाहिए? नहीं, स के बाद में श हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर च वर्ग का भी अगर कोई वर्ण आता है तो ये स को श हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर। तो ये चीज जो है, मेन बातें हैं कि इतनी चीजें अगर हमको थोड़ी सी ध्यान में रह गई तो हमें आगे संधि करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी संधि आएगी, ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि है, जष्ट संधि है, फिर लत्व संधि आ जाती है, अनुनासिक आ जाता है, पर सवर्ण, पूर्व सवर्ण, इस तरह से काफी कुछ इसके छोटे 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 भेद बता रखे हैं। लेकिन है सब मिला करके ये चीज वही है, एक ही चीज है। अब जैसे हम इसको, क्योंकि है हल संधि है, अब इसको हम उदाहरण के रूप में अगर देखें, बात करें तो एक उदाहरण आता है रामश्येते। ठीक है, इसके विसर्ग जब हम करते हैं, विग्रह करेंगे, संधि विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो रामस प्लस शेते। ठीक है, किताबों में आपने देखा होगा रामस प्लस शेते ही लिखा होता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, आपकी थोड़ी डीपली नॉलेज की परख करने के लिए भी कई बार हो सकता है कि ऐसा शब्द भी लिखा हुआ जाए कि रामश्यते। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे ये विसर्ग से ये स कैसे हुआ, मेन चीज, क्योंकि रामस हो रहा है। अब रामस पे तो नेचुरल है कि विसर्ग है, तभी राम शब्द बना हुआ है, ये भी बात फिक्स है। अब रामा जब आ रहा है तो इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे वाले सूत्रों में आएगा, तो एक सूत्र आता है यहाँ पे विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सह। ठीक है, ये विसर्ग जो होता है इसको स आदेश होता है। ठीक है, एक ये विसर्जनीय से सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग को स आदेश हो जाता है। लेकिन कब होता है, खरी करके एक सूत्र आएगा कि खर प्रत्याहार का वर्ण अगर पीछे होता है और पहले विसर्ग है और फिर खर प्रत्याहार का वर्ण होता है, तो उस विसर्ग को स आदेश होता है। अब यहां पर इस स्थिति में हम देखें तो ये स है, और इसके बाद ये श जो है ये खर प्रत्याहार के अंदर आता है। खर प्रत्याहार अंदर नहीं, खफ छठ चट तव, वहां से शुरू होता है, वहां से लगा करके और
श श स र, है ना, यहाँ तक आ रहा है। तो वहां से लगा कि वहां तक ये जितने भी वर्ण है वो सब किस में आएंगे, खर प्रत्याहार में। इसमें ये श भी आ रहा है खर प्रत्याहार में, तो ये खर प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण ये राम और शते बनाओ। इसकी और यहाँ पे विसर्ग को हमने क्या कर दिया, रामस कर दिया, है ना, इन दोनों सूत्रों के कारण, तो ये रामस बन गया। ठीक, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर हो गया एकदम से, हो सकता है क्लियर हो गई ये बात आपको, ताकि आगे कहीं भी आप देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा कि ये कैसे हुआ है। अब इसके बाद में तुरंत सीधी सी बात, ये सूत्र आ गया हमारा स्तोह शुनाशु, जो कि क्या कहता है कि स या त वर्ग के पश्चात, तो यहाँ पे ये स है, ठीक है, और उसके बाद में शुहु श या च वर्ग होना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, श ए, है ना, तो ये श है इसके साथ में, तो इसकी वजह से श परे होने से स के साथ में इस स के स्थान पर ये श आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, स्तोहोष्णाशु से, तो रामश शेते, ठीक है, ये तो बना हुआ है शब्द अपना, ये शेते हो गया। अब इसको जब हम लिखते हैं तो इस श को हम जब व्यंजन स्वर रहित लिखते हैं या आधे शब्द में दिखाते हैं तो हम रामशेते करते हैं इसको, ठीक है, ये रामशेते रूप बना हमारा। ये क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से ये स्तोहोष्णाशु काम करेगा। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण और देखेंगे, उसके अंदर इन्होंने दिया है रामश चिन्होती, इसका संधि विच्छेद रामस चिन्होती, इसके अंदर भी वही है, राम चिन्होती, च खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसकी वजह से इसको विसर्ग क्या हो गया, स हो गया है, ठीक है, पहले वाले सूत्र से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स है, जो मैंने आपको बताया था कि स के बाद श हो, ये जरूरी नहीं है, ये च वर्ग का है, ठीक है, च वर्ग का होने से इस स को श आदेश होगा, रामश चिन्ह, ठीक है, ये जो कहा है चुनाशु, है ना, ये जो बात कही, तो स के स्थान पर श आदेश होगा, कब होगा कि च वर्ग पीछे है, या तो श होता या च वर्ग है, तो ये च वर्ग का च आ रहा है पीछे, इसलिए इसको श आदेश होकर के जब हम इसको साथ में लिखेंगे मिला करके संधि करके, तो रामश्चिनो, ये रूप बनेगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद में एक दो उदाहरण और देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि ये चीज अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी तो अगला सूत्र पढ़ने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी हो जाएगी आपको उस चीज को क्लियर करके, वो क्योंकि वो वाला सूत्र भी लगभग ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा वर्णों का अंतर आएगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा। अब एक उदाहरण इन्होंने दिया है, शांगिन जय, ठीक है, एक उदाहरण ये मिलता है। अब इसमें जब इसका विच्छेद करेंगे तो शांगिन और जय, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो है त वर्ग का पांचवा अक्षर है, त ख द ध न, ये त वर्ग है, त वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है, और ये ज जो है ये च वर्ग का तीसरा अक्षर है। मैंने कहा था ना क्रमशः वो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ज है यहाँ पे तीसरा है, तो यहाँ पर त वर्ग है इसका भी हम ज ही रखा था यहाँ पे तीसरा नहीं, यहाँ पे हम इस क्योंकि च वर्ग आदेश होगा तो च वर्ग का ही वर्ण यहाँ पर आएगा, ये क्लियर बात हो गई है ना। अब यहाँ पर च वर्ग का अगर तीसरा वर्ण दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस न को ज करेंगे, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इसकी समानता को देखेंगे कि च वर्ग के अंदर च छ ज झ और य, इसके अंदर से ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि इसके लिए उपयुक्त बैठता है ना। अब यहाँ पर देखिए ये न जो है तथ द न अनुनासिक है, पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है, यम गणना, ये अनुनासिक है सारे, अब ये अनुनासिक है तो ये भी अनुनासिक है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमने इसको आदेश किया है इसके स्थान पर, ठीक है, तो ये आदेश करने पर शांगिन्य जय, ठीक है, ये बना हमारा शांगिन जय, ठीक है, ये रूप बना। तो ये भी क्लियर हो गया कि च वर्ग का कोई भी वर्ग आ रहा है, वर्ण आ रहा है, लेकिन उस त वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है उसके आधार पर हम इसके अंदर से समानता को देख करके वहां पर हम क्या करते हैं, उस वर्ग का आदेश करते हैं, च वर्ग का उस वर्ण का आदेश करेंगे, ये हो गया। अब एक और सूत्र, एक और उदाहरण देखते हैं इसके आगे।
सचित। इसका विसर्ग करेंगे सत प्लस चित। ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये जितना भी हो रहा है वो सब सो शुना शुरू से ही हो रहा है सारा, है ना। अब सचित क्या, ये त वर्ग, ये च वर्ग, त वर्ग होने पर च वर्ग आदेश रहेगा, तो यहां पर उच्चारण के साथ से च ही होगा, तो सच चित, और रू बनेगा हमारा सचित। ठीक है, ये रू बना हमारा। अब एक उदाहरण जो है वो हम ऐसा देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो कहा था कि पीछे भी वर्ण होता है तो वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। अब ऐसी स्थिति में जब हम उसको देखने की कोशिश करें तो क्या वर्ण है हमारा, एक वर्ण आता है याचना। ठीक है, यानी कि मांगना, जिसको कि हिंदी में याचना कहते हैं इसको। ठीक है, ये संस्कृत का वर्ड याच है। अब इसकी जो संधि विच्छेद होगी याच प्लस ना। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो च वर्ग तो पहले आ गया और ये त वर्ग पीछे आ गया, न प्लस आ, त वर्ग पीछे है जो मैं पहले बताया था आपको, उसके आधार पर फिर भी यहाँ पर क्या होगा, इस च के स्थान, च के होने से यहाँ पे आदेश कौन सा होगा, त वर्ग का है, तो आदेश कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे च वर्ग का आदेश होगा। च वर्ग का आदेश होगा, न अनुनासिक है, अनुनासिक होने से च वर्ग का अनुनासिक य आदेश होगा, याच प्लस य और आ। ठीक है, तो इसमें तो मिलाया आ हमने, तो ये तो बन गया हमारा यहाँ, ये च अधूरा ही है और ये यांच, ये रूप इसका सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही तरफ से अगर हम करते हैं तो स जो भी है वो हमने जो नियम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये एक सूत्र ही हो गया। अब इसके बाद में हम अगला सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र जो है हमारा वो क्या कहता है, दूसरा सूत्र है हमारा शात। ठीक है, शात से हम अनुवृत्ति पहले वाले सूत्र से लेंगे, सोह की भी लेंगे और चू की भी लेंगे, और न अर्थ में आएगा, ये निषेधात्मक है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि श से परे, श से परे स और त वर्ग हो तो शुत्व, यानी कि श और च वर्ग, ठीक है, नहीं होता है, ये निषेधात्मक है। ये इसने कह दिया कि अगर श से परे स और त वर्ग आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आगे पीछे दोनों तरफ आगे कहीं भी आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे, च वर्ग का आदेश हो जाएगा, कहीं भी होगा। लेकिन ये शात जो है वो स्तोह शुना शु वो काट रहा है ना, उसको बाधित कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि श से परे स और त वर्ग होगा तो वहां पर च्युतु यानी कि श और च वर्ग नहीं होगा। इसमें इन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कैसे नहीं होगा, कि जैसे विष्णु, ये गति अर्थ में आता है, विष्णु वी विष प्लस न। ठीक है, अब यहां पर ये श आ गया च वर्ग का, सॉरी श आ गया ये, और ये त वर्ग का न है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पहले है श से परे, यानी कि श से परे अगर ये त स या त वर्ग हो, ये त वर्ग का है, श से परे त वर्ग है। ठीक है, तो श से परे यदि त वर्ग हो या फिर स भी हो सकता है। ठीक है, इन त वर्ग के अंदर क्या आ गया, त थ द ध और न, इसमें से कोई सा भी वर्ण होगा यहाँ पे, और ये आगे श है, यानी कि श के बाद में कोई भी वर्ण होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको श या च वर्ग नहीं करेंगे, इसको ये ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, संधि कार्य नहीं होगा इसमें, है ना, मतलब वो परिवर्तन नहीं होगा, कहने का संधि कार्य परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये शब्द ऐसे बनेगा, तो ये बनेगा विष्णु। ठीक, और इसी प्रकार से प्रश्न भी बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है, प्रश्न। इसमें भी यही चीज है कि शह है तो स्तोह शुनाष्टुहु तो क्या करेगा, इसको आदेश करेगा, यकार का आदेश कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि तथा न है, ये यकार का आदेश कर सकता है, लेकिन उसको बाधित करके स्तोह शुनाष्टुहु जो है सूत्र हमारा, उसको बाधित करके ये शात सूत्र जो है वो क्या कर रहा है, इसको परिवर्तित नहीं करने दे रहा है। तो परिवर्तित नहीं होगा तो ये केवल वहां पे प्रश्न ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संधि हमारी होती है। अगर ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी
तो आप अगला जो सूत्र आएगा हमारा उसको आप ज्यादा आसानी से और अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। तो आज हमने संधि के बारे में पढ़ा, जो हल संधि के बारे में, उसमें थोड़ा सा चतुर्थ संधि की जानकारी ली है। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें और कहें अपने साथियों से कि वो सब्सक्राइब करें इसको, ताकि आपको नई नई और अच्छी जानकारी के साथ में मैं आपको ये समझा सकूं, सिखा सकूं और भविष्य में आपके लिए कुछ फायदा दे सके ये इसको। धन्यवाद।